हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3 4.0 के लिए हम लोग तैयारी के लिए इस वीडियो को देखेंगे। और हम लोग इसमें इस सीरीज में हम लोग वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो कि वर्ग 1 से 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 हमने क्या किया है कि टोटल को मिला करके हमने हिस्ट्री को अलग कर दिया, जियोग्राफी को अलग कर दिया और केमिस्ट्री, बायो यानी सब्जेक्ट वाइज मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का सीरीज और वही क्वेश्चन जो ये सभी एग्जामों में यानी बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें हम लोग देखेंगे भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखते जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको तैयारी बेहतरीन होगी। आपको पता चलेगा कि बीपीएससी टीआरई जो 1, 2, 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तैयारी किस दिशा की ओर करनी है। इससे क्या होगा कि आपको एक दिशा मिल जाएगी जिससे आपको वही पढ़िएगा जो आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। ऑप्शन 1 की बात की जाए बैल, बी घोड़ा, सी हाथी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बीपीएससी के क्वेश्चन लिए गए हैं, जो बार बार बीपीएससी उस क्वेश्चन को पूछता है, वो भी क्वेश्चन इसमें ले लिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, देखिए तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। ऑप्शन 1 बैल, बी घोड़ा, सी हाथी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो तीनों के तीनों इसमें दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। हालांकि देखिए इसका आंसर बी माना था बीपीएससी ने, लेकिन वो क्या हुआ बाद में उसको स्किप कर दिया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन 69वीं बीपीएससी टीआरई प्री में 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी मैं करेंट क्वेश्चन लिया हूं जो बीपीएससी बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। ऑप्शन 1 की बात की जाए तो राजगृह, बी में चंपा, सी वैशाली और डी पाटलिपुत्र। तो प्रारंभिक वैदिक काल में दौरान शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी किस रूप में कार्य करता था? तो करता था राजगीर में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है कहाँ पे? बाघ में, दो बी में कहता है एलोरा में, सी में कहता है अजंता में और डी में कहता है बादामी में। तो कहाँ पे है जी? तो ए है अजंता में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 आजीविक संप्रदाय, बी में कहता है वैष्णव संप्रदाय, सी बौद्ध धर्म, डी शैव धर्म। तो क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। ऑप्शन 1 की बात की जाए तो कह रहा है ऊपरी गंगा का मैदान। देखिए क्या कह रहा है? ऊपरी गंगा का मैदान, बी में कहता है मध्य गंगा का मैदान, सी में कहता है निम्न गंगा का मैदान, डी में कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देख भी सकते हैं एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.0 जो 10/12/2023 को एग्जाम हुआ था उसी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में किसके हिस्से हैं। तो किसके हिस्से हैं जी? तो ये हिस्से हैं मध्य गंगा का मैदान, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आप देख भी सकते हैं। एक क्वेश्चन बीपीएससी में जो पूछा हुआ है 2023 बीपीएससी टीआरई में जो 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, यानी प्रधानाध्यापक थे। ऑप्शन 1 की बात की जाए नालंदा, बी में कहता है पाटलिपुत्र, सी में कहता है तक्षशिला, डी में कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तक्षशिला में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए देखिए कथन 1 में क्या कहता है, फाइयान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। 2 में हैनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 में कहता है केवल 1, बी 2 में कहता है केवल 2, सी में कहता है 1 और 2 दोनों, और डी में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन 69वीं बीपीएससी पीआरई 2023 में लिया गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए फाइयान एक चीनी तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। उसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ है हर्षवर्धन के लिखा हुआ है, नहीं किसमें हर्ष के शासनकाल में आया था। लेकिन इसमें क्या होता है कि फाइयान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दौरान में आया था, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया। ठीक है, दूसरा में कहता है कि हेनसोंग, नहीं हेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। ये भी क्या है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, यानी दोनों के दोनों क्या हुआ, ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कब का पूछा हुआ है, तो बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, रिवाइज जो एग्जाम हुआ था उसमें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राचीन भारतीय धातु क्रम का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। ऑप्शन 1 की बात किया जाए तो कह रहा है पुणे में, बी में कहता है दिल्ली, सी लखनऊ, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन भारतीय धातु क्रम का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। याद रखिएगा कि प्राचीन भारतीय धातु क्रम का आश्चर्य लौह स्तंभ दिल्ली के महरौली में स्थित है। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 में पंजाब, बी राजस्थान, सी जम्मू कश्मीर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन 1 कौटिल्य, बी कामनंद, सी चरक, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी काममंडक के द्वारा, काममंडक के द्वारा लिखी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग क्या देखते हैं, करा कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे मिलान करेंगे। ठीक है, अब कहता है कि चरक, नहीं कह रहा है कि एक तरफ है, ए में कहता है चरक, बी में कहता है ब्रह्मगुप्त, सी में कहता है ब्राह्मीर, और डी में है विशाखादत्त। अब सूची 2 में कहता है गणित, चिकित्सा, नाटककार और ज्योतिष। तो देखिए चरक जो थे, चरक कौन थे, तो चरक जी जो थे चिकित्सक थे। कौन थे, चिकित्सक थे, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखा जाए तो एक का आंसर हो जाएगा
टू, यानी चरक क्या थे? चिकित्सा थे, चिकित्सक थे। ठीक है। ब्रह्मगुप्त क्या थे? तो ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणितज्ञ थे, यानी गणित के क्षेत्र में थे। किसमें? गणित के क्षेत्र में थे। कौन? ब्रह्मगुप्त। बराहमिहिर कौन थे? तो बराहमिहिर जो थे वो ज्योतिष थे। कौन थे? ज्योतिष थे। विशाखदत्त कौन थे? तो नाटककार थे। यानी याद रखिएगा कि चरक क्या थे? तो चरक हो गए क्या चीज? चरक हो गए, चरक हो जाएंगे चिकित्सा। ब्रह्मगुप्त क्या थे? गणितज्ञ। ब्राह्महिर क्या थे? ज्योतिष। विशाखदत्त क्या चीज थे? नाटककार। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा ही इसका सिंगल दे देगा और पूछ देगा आपसे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। देखिए एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, बी में कहता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सी में कहता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, डी में कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार जो है वो है कहां से कहां तक? वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की है? ऑप्शन 1 फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। तो देखिए इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो नौरोज की शुरुआत कौन की थी? तो बलबन ने की थी। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? यानी इब्न बतूता किस देश के थे? ऑप्शन 1 की बात की जाए तो अफगानिस्तान, बी मोरक्को, सी इराक, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक जो के शासनकाल में जो आए थे कौन? इब्न बतूता, वो किस देश के थे? तो वो थे मोरक्को के। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखिए टॉपिक वाइज है इसलिए नंबरिंग चेंज हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ मतलब दौरान शुरू हुआ? ऑप्शन 1 चेरो राजवंश, बी में कहता ओई निवार राजवंश, सी में कर्नाट राजवंश और डी में कहता है पीथीपति। तो देखिए मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो वो हुआ था कर्नाट राजवंश के समय। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन 1 उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्व भारत, डी पश्चिम भारत। तो किसमें लोकप्रिय बनाया जी? तो इन लोगों ने बनाया था उत्तर भारत में। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन 1 ईश्वर नागर, बी भीमसेन, सी हरिदास, डी इनमें से कोई नहीं। तो फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ईश्वर नागर के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? किसके शासनकाल के दौरान? ऑप्शन 1 कालीकट, चूंकि निम्न में किस बंदरगाह को? ए कालीकट, बी सूरत, सी कैम्बे, डी ब्रॉन्ज। तो निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो वो कहा जाता था किसको? सूरत को। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
भारत में बाबर के आगमन के कारण ऑप्शन 1 उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। 2 क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। 3 प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। 4 युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। देखिए उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में कहता है केवल 1 और 2, बी में कहता है 1 2 3, सी में कहता है 3 और 4 और डी में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए कि बाबर के साथ हुआ था, जो बाबर आया था कौन कौन सी बदलाव हुई थी, तो बाबर जो आया था उसके साथ जो बदलाव हुआ था 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 और 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई और युद्धों में तोपों की शुरुआत हुई थी, यानी 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। ऑप्शन ए गुप्त प्रशासन में, बी चोल प्रशासन में, सी मराठा प्रशासन में, डी विजयनगर प्रशासन में। तो देखिए अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी तो किसके शासन में थी? तो मराठा प्रशासन में थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन का सीरीज यानी टॉपिक चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, सीरीज भी चेंज हो गया, हम लोग हिस्ट्री का सिर्फ क्वेश्चन ले रहे हैं। अब कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन 1 इलाहाबाद संधि, बी सुगौली संधि, सी बेसिन संधि, डी सालाबाई संधि। तो देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो किए गए थे इलाहाबाद संधि, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए 1635, बी 1632, सी 1643, डी 1648। तो देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो वो किया था 1632 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? ऑप्शन देखिए इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? ऑप्शन 1 की बात किया जाए तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी में दादा भाई नौरोजी, सी स्वामी विवेकानंद, डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए आप पेपर 4 में पूछा गया नहीं। तो देखिए तो इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारी दूत बने थे? तो वो बने थे कौन? दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि 1859 के भारतीय उत प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि ऑप्शन ए बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, बी बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी, सी बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 की बात किया जाए, ऑप्शन 1 में कहता है दादा भाई नौरोजी, बी में कहता है बाल गंगाधर तिलक, सी में गोपाल कृष्ण गोखले, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाना जाते हैं किसको? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए इन्होंने एक बुक लिखा था पॉवर्टी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखे थे। ये भी बहुत फेमस पुस्तक है नहीं, यानी इन्होंने सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत का भी प्रतिपादन इन्होंने किया था, बताया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
आपको हो जाएगा 6। देखिए क्वेश्चन में 6 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। ऑप्शन 1 कराए कि रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। बी में कहता नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। सी में कहता है विस्तारित खेतों की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। डी में कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक। ई में से कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक क्यों होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निविनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांगों को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। देखिए भूमि को उन्नत करना था, साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास भी इसके अन्य कारण थे जिसके कारण वनों की कटाई की गई। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया। ऑप्शन 1 नाइब, बी पेशवा, सी वजीर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइब, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। ऑप्शन 1 नवंबर 1857 को, बी 27 मार्च 1858 को, सी 1 नवंबर 1858 को, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बताना है कि किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। तो वो हुई थी कब, 1 नवंबर 1858 को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, कहाँ पे, तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, ठीक है, उसमें लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। कौन पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अनाधिकार करने की में सहायता की। ठीक है, ग्वालियर में अधिकार करने की में सहायता की। कौन किया था सहायता। ऑप्शन 1 करा है कि अफगान, बी ईरानी, सी मुगल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने की सहायता की थी, तो वो की थी अफगानों ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि इसमें अफगानों ने अपनी सहायता रखी थी, क्योंकि देखिए इसकी बहुत लंबी कहानी है, थोड़ी सी उसको शॉर्ट में सुनते हैं हम लोग कि रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की महान में क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों को लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर, याद रखिएगा, बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्होंने वो अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उनकी लाज रखने को मान कहा था। बंदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे, यानी किसने, अफगानों ने। और वो कौन थे, वो था बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि विद्रोह को किसके द्वारा, कौन सा विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। ऑप्शन 1 की बात किया जाए बी.डी. सावरकर, बी में कहता है बाल गंगाधर तिलक, सी आर.सी. मजूमदार, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह को किसने पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो वो कहे थे बी.डी. सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 में क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के
निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? ऑप्शन 1 कह रहा है कि अंग्रेजों को सैन्य श्रेष्ठता, 2 में कहता है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, 3 समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा? ठीक है, अगर देखा जाए ऑप्शन की बात तो ऑप्शन कहता है केवल 1 और 2, बी में कहता है केवल 2 और 3, सी में कहता है उपयुक्त सभी, और डी में कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए कैसे? तो देखिए कह रहा है कि अंग्रेजों को सैन्य श्रेष्ठता, बात सही थी, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी सही था, 3 समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, यानी तीनों के तीनों रीजन थी जिससे 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण बना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, यानी कौन बोला था? ऑप्शन 1 ह्यूरोज, बी कैंपबेल, सी हडसन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने कहा था जी? तो ये कहा था ह्यूरोज ने। कौन कहा था? ह्यूरोज ने, यानी 12 का ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? किसने किया था? ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन 1 में कहता है 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, बी में कहता है 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, सी में कहता है छोटा नागपुर के 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 से लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा? 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। देखिए याद रखिएगा कि 1855-56 में बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ? ऑप्शन 1 की बात की जाए तो ऑप्शन 1 में क्या कहता है? राजकुमार शुक्ल, बी में कहता है एस.एन. सिन्हा, सी सहजानंद सरस्वती, डी में कहता है में से एक से अधिक, और ई में कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि संथाल का जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था? सिंधु कानू ने किया था। कौन किया था? सिंधु कानू ने किया था। प्रमुख, देखिए कानू प्रमुख नेतृत्व था, यह विद्रोह को लगभग 1 वर्ष तक चला था। तो सिंधु कानू इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर और ई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए कहता है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन 1 सन्यासी, बी पागलपंथी, सी नील, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन ए सन्यासी, क्या कह रहा है? ऑप्शन ए सन्यासी, बी संथाल, सी नील, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो वो है कौन सा? सन्यासी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन 1 में देखा जाए 1881, बी 1882, सी 1880, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कब किया गया था जी? तो ये किया गया था 1882 में, यानी 1882 में। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ 1882 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन 18 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि संथाल विद्रोह, बी में कहता है बिरसा मुंडा का विद्रोह, सी में कहता है ताना भगत आंदोलन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले जो घटना हुई थी वो कौन घटना हुई थी, तो वो हुई थी संथाल विद्रोह, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 30 जून 1855 को। याद रखिए कब हुआ था, 1855 को हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, अब देखिए बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1895 में। याद रखिए बी में कब हुआ था जी, ये जो हुआ था ये हुआ था 1895 को। और ताना भगत जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था आपको 1914-18 के 1914-20 में हुआ था ताना भगत। तो सबसे पहले कौन हो गया था, 1855 वाला, यानी संथाल विद्रोह 1855 सबसे पहली घटना हुई थी, क्योंकि बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था वो 1895 में हुआ था, ताना भगत का जो आंदोलन हुआ था 1914 में हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे पहले घटना कौन हुई, तो संथाल विद्रोह, जिसका नेता कौन था जी, सिद्धू और कानू थे। कौन थे, सिद्धू और कानू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 19। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है, नहीं ऑप्शन की बात किया जाए। देखिए टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन को लिया है, ऐसा नहीं है कि एक एक पेपर मैं करवा रहा हूं, नहीं हिस्ट्री का एक साथ, वो भी टॉपिक वाइज, यानी उस टॉपिक से कौन क्वेश्चन 1 to 5 6 to 8 9 to 10 या 11 12 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से वो सबको कनेक्शन करके एक जगह आपसे दिया जा रहा है आपको, कि उसको एक पता चले कि उस टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन आया हुआ था हिस्ट्री में। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कहता है ताना भगत आंदोलन संबंधित है, नहीं ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन में एक में कहता है दलित आंदोलन से, बी में कहता है आदिवासी आंदोलन से, सी किसान आंदोलन से, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तो ताना भगत जो आंदोलन था वो आंदोलन था आदिवासी आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित था। यह आंदोलन 1914 से 1919 तक चला था, जिसका वर्तमान में झारखंड, पहले बिहार था अब झारखंड के छोटा नागपुर पठार में हुआ था, जिसका जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। याद रखिएगा जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नहीं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। ऑप्शन एक की बात किया जाए फैरजी आंदोलन, बी पागलपंथी विद्रोह, सी बहावी आंदोलन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, डी उपरोक्त में से ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहावी आंदोलन। तो देखिए बहावी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन 1831 में हुआ था। कब हुआ था, 1831 में हुआ था। और इसका नेता कौन थे, सैयद अहमद थे। कौन थे, सैयद अहमद इसका नेता थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नहीं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि 1817 ईस्वी में 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। ठीक है, ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन ए हेनरी विवियर डेरोजियो, बी में कहता है डेविड हेयर, सी जोनाथन डंकन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेविड हेयर। क्या होगा, डेविड हेयर। तो याद रखिएगा 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वह किसने किया था, डेविड हेयर ने किया था। किसमें, 1817 में किया गया था। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे। इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए देवेंद्र नाथ ठाकुर, बी सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहला वह 1863 ईस्वी में सिविल सर्विस पास करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। 2, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। देखिए इसका देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। कथन 2 था, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। केवल ऑप्शन 1 में कहता है केवल 1, बी में कहता है केवल 2, सी में कहता है 1 और 2 दोनों, डी में कहता है 1 और न तो 1 और न ही 2। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी क्या इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। कौन? वुड के 1854 के परीक्षण। बी 2 में कहता है इसने महिला के शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, यानी दोनों को दोनों सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी अरविंद घोष, सी बिपिन चंद्र पाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरविंद घोष, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था। कब किया था जी? 6 अगस्त 1906 को ये प्रकाशन हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था। ऑप्शन ए अमृत बाजार पत्रिका, बी पायनियर, सी स्टेट्समैन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था। तो किया गया था किसके द्वारा? तो किया था अमृत बाजार पत्रिका, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बी में राम मनोहर लोहिया, सी जयप्रकाश नारायण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए करा है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। तो किसके द्वारा रचित थी जी? तो वो था आपको राम मनोहर लोहिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। याद रखिएगा कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक जो पुस्तक थी वो कौन लिखे थे? राम मनोहर लोहिया। इसमें ऑप्शन की बात में जो दे दिया है कि बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक क्या लिखे थे? गीता रहस्य लिखे थे। जयप्रकाश नारायण ने क्या लिखा था? प्रिजन डायरी 1975 लिखा था। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया जी, क्योंकि यही ने द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री का पुस्तक का रचना किए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27। करा है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। ऑप्शन ए जमींदार, बी कामरेड, सी अल हिलाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अल हिलाल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, वो था अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल कौन किए थे? अबुल कलाम किए थे। कौन किए थे? अबुल कलाम। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन दिया था उसके बारे में बात किए थे कि कॉमरेड का कौन किए थे? तो कॉमरेड का किए थे मोहम्मद अली जौहर। याद रखिएगा कॉमरेड का कौन किए थे? मोहम्मद अली जौहर। जमींदार, देखिए करे जमींदार का कौन किए थे? मौलाना जफर अली खान किए थे। कौन किए थे? मौलाना जफर अली खान किए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 29 में कि बंगाल एवं बिहार, क्या कहता है कि बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन
करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में कहता है महात्मा गांधी, बी आचार्य कृपलानी, सी दीनबंधु मित्र, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दीनबंधु मित्र यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 30। कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, ऑप्शन ए की बात की जाए बीजी तिलक, बी में कहता है राजेंद्र प्रसाद, सी में कहता है पेंड्रल मुंड, डी में कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक लिखी थी वो कौन लिखे थे? वो लिखे थे आपको राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? यंग इंडिया का नहीं। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन कर रहा है कि ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यंग इंडिया का संपादक जो किए थे वो कौन किए थे? महात्मा गांधी जी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने इस सीरीज में देखा बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जो क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं जो हिस्ट्री में, उसमें का हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा। लगभग हिस्ट्री में आपको 150 प्लस 150 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 मिला करके, जिसको हम लोग टोटल क्वेश्चन को हम लोग एकदम बारीकी तरीका से देखेंगे और 50-50 क्वेश्चन की सीरीज में देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको देखने का मतलब देखे तो ऐसे देखे कि उसको याद हो जाए बार बार, और इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे क्या होगा कि जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा वो आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरी प्रयास यही है कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस सीरीज में मैं उस क्वेश्चन को डिस्कशन करूं, जिससे कि क्या हो कि उससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो कि क्वेश्चन कहां से कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यदि मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।